गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ डॉक्टर विनय वर्मा। आप देख रहे हैं सर्वोत्तम बायोलॉजी लखनऊ यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करिए और कंप्लीट वीडियो देखिए। वीडियो लास्ट तक देखेंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में से सेल साइकिल कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग माइटोटिक डिवीजन या एम फेज स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एम फेज या माइटोटिक फेज या इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है? क्या मतलब है देखते हैं। एनसीईआरटी में जैसा लिखा है कि एम फेज एक्चुअल डिवीजन है। पहला। दूसरी जो खास बात यह है कि इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। क्यों? क्यों देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये पेरेंट सेल है जो कि डिप्लॉयड है, और जब डिवाइड करके डॉटर सेल बनेगी तो दोनों में क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा? सेम होगा। तो सेम क्रोमोसोम नंबर, सेम क्रोमोसोम नंबर इन पेरेंट एंड प्रोजनी सेल। पेरेंट और प्रोजनी सेल में क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, इसी नाते इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। इसकी खास बात यह है कि इसमें मेजर रीऑर्गेनाइजेशन होता है। किसका? कंपोनेंट ऑफ सेल्स। सेल में पाए जाने वाले कंपोनेंट का मेजर रीऑर्गेनाइजेशन होता है। एक खास बात दो होंगी। एक स्टेप होगा कैरियो काइनेसिस और एक होगा साइटोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस में 4 फेज होंगी। कौन सी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो कैरियोकाइनेसिस को 4 फेज में बांट दिया गया है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। हमको एक एक करके फेज पढ़ना है। पहले प्रोफेज पढ़ेंगे, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। पहले प्रोफेज की बात करते हैं। इधर देखिए, मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर सेल है। सेल में ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमैटिन है। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और ये क्या है? क्रोमैटिन है। और ये सेल अभी इंटरफेज में है। किसमें है बेटा? इंटरफेज में, ठीक है। लेकिन जैसे ही सेल प्रोफेज में आती है, जैसे ही सेल प्रोफेज में जाती है, वैसे चेंज देखो क्या होता है। तो बहुत सारे चेंज होते हैं। ये जो क्रोमैटिन है, इसका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा? कंडेंसेशन। और जैसे ही क्रोमैटिन का कंडेंसेशन करेंगे, वैसे क्या बन जाएगा? वैसे क्रोमोसोम बनेंगे। तो मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर सेल है। यहां
क्रोमैटिन है, यहाँ क्या देखने को मिलेंगे, क्रोमोसोम। तो एक तो खास बात ये आ गई कि यहाँ क्रोमोसोम आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि क्रोमैटिन कंडेंस होकर के क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर क्रोमोसोम की बात करेंगे तो क्या होगा, तो क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर होगा और ये क्रोमैटिड होगा, ठीक है। और ये कंपैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम होंगे। तो एक काम तो ये हो गया कि क्रोमैटिन किसमें कन्वर्ट हो गया, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया। और देखो क्या होगा, दूसरा जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डिसएपियर हो जाएगी। अब जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसएपियर हो जाएगी तो साथ में न्यूक्लियोलस भी डिसएपियर हो जाएगा। तो देखो क्या क्या डिसएपियर होगा बेटा, एक तो न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियोलस और एक सेल ऑर्गेनेल, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे गाल्जी कॉम्प्लेक्स। तो देखो क्या क्या होगा, क्रोमैटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमोसोम एपियर होंगे, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और सेल ऑर्गेनेल जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सब के सब क्या होंगे, डिसएपियर हो जाएंगे। और देखो, और यह है कि इंटरफेज के दौरान सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हुआ था, तो जिन सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हुआ था उन सेंट्रियोल का हाल देखेंगे। ये मान लेते हैं डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल है, तो ये सेंट्रियोल इस पोल की तरफ जाएगा और ये सेंट्रियोल इस पोल की तरफ जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये पोल की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे जैसे ये पोल की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे देखो क्या चेंज होगा, इन दोनों के बाहर बाहर छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल निकल आएंगे और इस सेंट्रियोल के बाहर बाहर भी छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल आ जाएंगे और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनने लगेगा। इसको कहते हैं माइटोटिक अपैरेटस। तो देखो क्या बना बेटा, ये है एस्टर और ये है स्पिंडल फाइबर, और टोटल जो ये स्ट्रक्चर बना है इसे कहते हैं स्पिंडल अपैरेटस। तो और देखो बेटा क्या चेंज होगा, जो सेंट्रियोल है वो मूव करेंगे कहां से, तो जहां कहीं भी होंगे वो पोल की तरफ जाने लगेंगे, दोनों से माइक्रोट्यूब्यूल रेडिएट करेंगे तो एस्टर बन जाएगा और स्पिंडल फाइबर निकलेंगे, तो टोटल स्ट्रक्चर बनेगा स्पिंडल अपैरेटस या माइटोटिक अपैरेटस। तो अगर हम टिप पे बातें याद रखें कि प्रोफेज में क्या क्या हुआ, तो सबसे पहला है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन टू क्रोमोसोम। दूसरा, जैसे जैसे कंडेंसेशन होगा क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनेगा, वैसे वैसे डिसएपियर हो जाएंगे न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और सेल ऑर्गेनेल लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जो सेंट्रियोल डुप्लीकेट हुआ था वो मूव अवे होगा, पोल की तरफ जाएगा और जैसे जैसे पोल की तरफ बढ़ेगा माइक्रोट्यूब्यूल रेडिएट करेंगे, एस्टर बनेगा, दो एस्टर और स्पिंडल फाइबर मिल करके क्या बना लेते हैं, माइटोटिक अपैरेटस। ठीक है, किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम की बात करेंगे तो उसमें सेंट्रोमियर होगा और क्रोमैटिड होगा। प्रोफेज के बाद मेटाफेज आता है, तो मेटाफेज में देखते हैं क्या होता है। अगर हम मेटाफेज की बात करें तो मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर सेल है, सेल में सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसएपियर। जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसएपियर होती है वैसे ही हम मान लेते हैं कि मेटाफेज स्टार्ट हो जाएगा। एक बात। दूसरी खास बात यह है कि
कि जो क्रोमोसोम हैं वो मैक्सिमम कंडेंस हो जाएंगे, कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो क्या होगा, जो क्रोमोसोम हैं क्रोमोसोम मैक्सिमम कंडेंस हो जाएंगे। तो अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो मैक्सिमम कंडेंसेशन हो जाएगा, या कह सकते हो कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाएगा। और इसी नाते क्रोमोसोम की मार्फोलॉजी और क्रोमोसोम का नंबर, इन दोनों की स्टडी बहुत आसान हो जाएगी। तो क्रोमोसोम की मार्फोलॉजी और क्रोमोसोम का नंबर आसानी से देख सकेंगे। एक खास बात इसमें क्रोमोसोम में देखेंगे तो ये है सेंट्रोमियर, और ये दो हैं दो क्रोमेटिड जो अटैच होंगे कहां, एट सेंट्रोमियर, और इसी को कहते हैं मेटाफेजिक क्रोमोसोम। एक क्वेश्चन। दूसरा देखो चेंज क्या आएगा, दूसरा चेंज ये आएगा कि जो सेंट्रोसोम पोल पर जा रहे थे वो पोल पर पहुंच जाएंगे, और ये छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल मतलब एस्टर बन गया, ये एस्टर बन गया, ठीक है। और स्पिंडल फाइबर देखिए, स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे, ये स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे क्रोमोसोम पर। कैसे, वो इधर देखेंगे। मान लेते हैं कि ये सेंट्रोमियर है, तो होता क्या है, सेंट्रोमियर की सरफेस पर, सेंट्रोमियर की सरफेस पर डिस्क शेप स्ट्रक्चर पाया जाता है, और इसी डिस्क शेप स्ट्रक्चर से फाइबर अटैच होते हैं। कहाँ, इस पोल से भी और इस पोल से भी। देखो कैसे अटैच होता है, ये है बेटा एस्टर, क्यों, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल निकले हैं, ये भी है एस्टर। दूसरा ये है स्पिंडल, फाइबर, ये जिस स्ट्रक्चर से जुड़े हैं इसको कहते हैं काइनेटोकोर, और ये क्या है, ये है सेंट्रोमियर। इस पोल पर ये सेंट्रोमियर, सॉरी इस पोल पर ये सेंट्रोसोम, और दूसरे पोल पर। तो देखिए हुआ क्या है कि पहला काम तो ये हुआ है कि एस्टर से आने वाले स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम पर अटैच हो गए, और वो भी कहाँ पर, काइनेटोकोर पर अटैच होंगे। और अटैचमेंट बहुत स्पेशल है, कुछ इस प्रकार का अटैचमेंट है कि ये क्रोमेटिड इस पोल से अटैच है और ये क्रोमेटिड इस पोल से अटैच है। तो स्पिंडल फाइबर अटैच एट काइनेटोकोर ऑफ द सेंट्रोमियर। काइनेटोकोर कैसा होता है, तो डिस्क शेप होता है, डिस्क शेप होता है। एक क्वेश्चन। दूसरा, अब चूंकि जब अटैचमेंट हो जाएंगे तो क्रोमोसोम मूव करने लगेंगे, तो मेटाफेजिक क्रोमोसोम, ये जो क्रोमोसोम है ये मूव करेंगे, और किधर की तरफ मूव करेंगे, तो कहेंगे टूवर्ड इक्वेटर। मेटाफेज पर एक एक क्वेश्चन याद रखिएगा। पहला सवाल ये है कि स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे काइनेटोकोर से। दूसरा सवाल, क्रोमोसोम मूव करेंगे टुवर्ड द इक्वेटर, या कह सकते हैं सेंटर ऑफ
सेल। ठीक है। तीसरा, इसमें जो क्रोमोसोम है उनका मैक्सिमम कंडेंसेशन हो चुका है, क्रोमोसोम में बढ़िया मार्फोलॉजी दिखाई पड़ेगी, क्रोमोसोम का नंबर भी देख सकते हैं। कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हो गई है, यहाँ जो सेंट्रोमियर है उससे 2 क्रोमेटिड अटैच हैं। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं मेटाफेजिक क्रोमोसोम। तो और देखो क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये जो क्रोमोसोम मूव कर रहे हैं ये मूव करके इक्वेटर पर अरेंज हो जाएंगे। तो अगले डायग्राम में देखेंगे, ये इस पोल पर ये एक एस्टर है और ये इस पोल पर एक एस्टर है। अब क्रोमोसोम देखें, ये क्रोमोसोम है, और देखिए ऐसे अटैचमेंट है और ऐसे अलाइनमेंट है। ये हैं, हम कहेंगे क्रोमोसोम अलाइंड एट कहाँ, इक्वेटर, या इसको कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। तो क्रोमोसोम कहाँ अलाइन हो जाएंगे, सेल के सेंटर पर या इक्वेटर पर या मेटाफेजिक प्लेट पर, एक क्वेश्चन। और ऐसा अरेंजमेंट होगा कि ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड इस पोल से अटैच होगी और ये क्रोमेटिड इस पोल से अटैच होगी। तो मेटाफेज में देखो हुआ क्या क्या है। पहला सवाल ये हुआ है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हो गई है। दूसरा, कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया है। तीसरा, क्रोमोसोम अच्छे से दिखाई पड़ेंगे, मार्फोलॉजी दिखाई पड़ेगी, नंबर दिखाई पड़ेगी। चौथा, स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे कहाँ, काइनेटोकोर ऑफ द सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम। फिर क्या होगा, क्रोमोसोम मूव करेंगे किधर की तरफ, सेंटर ऑफ सेल की तरफ। फिर क्या होगा, क्रोमोसोम अलाइन हो जाएंगे एट इक्वेटर या सेंटर पर, और इसको कहेंगे एट मेटाफेजिक प्लेट पर अलाइनमेंट हो गया है। और अलाइनमेंट में ऐसा होता है कि एक ही क्रोमोसोम की एक क्रोमेटिड इस पोल से अटैच है और दूसरी क्रोमेटिड इस पोल से अटैच है। ठीक है, चलिए अब आता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है जरा देखो, अगर हम एनाफेज की बात करें, अगर हम एनाफेज की बात करें तो एनाफेज में केवल 2 काम होने हैं। एक होना है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर और दूसरा हो जाना है सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड, और बन जाएंगे डाटर क्रोमोसोम। और तीसरी चीज होगी, ये डाटर क्रोमोसोम मूव करेंगे फ्रॉम सेंटर टू पोल। केवल 3 घटनाएं होनी है, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो जाएगी, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे, बन जाएंगे डाटर क्रोमोसोम, और कहां जाएंगे, सेंटर से पोल की तरफ। डायग्राम देखेंगे, डायग्राम में अगर देखेंगे तो देखो क्या हुआ है। मैंने एक, जैसे मान लेते हैं देखो हो क्या रहा है, ये स्पिंडल फाइबर इधर की तरफ शार्ट होगा और ये स्पिंडल फाइबर इधर की तरफ शार्ट होगा, तो ये जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट कर जाएगी। और जब सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगी तो देखो स्थिति कैसी होगी, स्थिति ये होगी,
स्थिति ऐसी होगी, देखो क्या दिखाई पड़ रहा है, दिख ये रहा है कि दोनों क्रोमेटिड सेपरेट हो गए, और जैसे ही दोनों क्रोमेटिड सेपरेट होंगे इनका नाम और इनका नाम हो जाएगा डॉटर क्रोमोसोम। एक क्वेश्चन, ये क्रोमोसोम इधर की तरफ मूव करेगा, ये इधर की तरफ मूव करेगा, ये भी इधर की तरफ मूव करेगा, तो देखिए ये क्रोमेटिड इस पोल की तरफ जा रही है, ये क्रोमेटिड इस पोल की तरफ जा रही है। ठीक है, एक बात इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो डॉटर क्रोमोसोम मूव करेंगे किधर की तरफ, पोल की तरफ, जिसमें सेंट्रोमियर लीडिंग होगा, सेंट्रोमियर आगे आगे चल रहा है, जबकि आर्म ट्रेलिंग होंगे। आगे आगे क्या चल रहा है, सेंट्रोमियर, और आर्म क्या है, पीछे पीछे, और यही हमको दिखाई पड़ेगा शेप ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो मेटाफेज में, एनाफेज में देखो बेटा क्या क्या हुआ, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो गई, सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड हो गया, डॉटर क्रोमोसोम बन गए, और वो मूव कर गए कहाँ, सेंटर से पोल की तरफ। जब सेंटर से पोल की तरफ चलेंगे तो सेंट्रोमियर आगे आगे चलेगा और आर्म पीछे पीछे चलेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फिर आएगा टीलोफेज। तो टीलोफेज की खास बात यह है कि दोनों डॉटर क्रोमोसोम पोल पर पहुंच जाएंगे, ये पोल पर पहुंच गए। एक क्वेश्चन, तो पहला सवाल तो यही है, डॉटर क्रोमोसोम रीच टू पोल, एक क्वेश्चन। दूसरा, जब ये पोल पर पहुंचेंगे तो इनके बाहर बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी, तो ये क्या बन गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एपियर। और जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एपियर होगी वैसे हम कहेंगे कि ये क्या बन गए, ये हो गए डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एपियर नहीं होगा, न्यूक्लियोलस भी एपियर हो जाएगा, साथ में सेल ऑर्गेनेल भी एपियर हो जाएंगे। तो टीलोफेज में क्या हुआ, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और सेल ऑर्गेनेल, जैसे क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे क्या गाल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, री एपियर। एक और काम होगा, ये जो क्रोमोसोम है इनका शुरू हो जाएगा डीकंडेंसेशन। अब जब क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन होता है तो क्या बनेंगे, तो बनेंगे क्रोमैटिन। प्रोफेज में क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बना था और अभी क्रोमोसोम से क्रोमैटिन बनेगा। तो टीलोफेज में क्या 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 हुआ, सबसे पहला क्रोमोसोम अपने पोल पर पहुंच गए, दूसरा उनका डीकंडेंसेशन होकर के क्रोमैटिन बन गया, तीसरा उसके बाहर बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई जिससे न्यूक्लियस बने, इनको हमने डॉटर न्यूक्लियाई कहा। फिर क्या होगा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, इसके अलावा जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं सब के सब क्या हो जाएंगे, री एपियर हो जाएंगे। टीलोफेज के बाद होगा साइटोकाइनेसिस। क्या होगी, साइटोकाइनेसिस। और अगर हम साइटोकाइनेसिस करेंगे तो जैसे साइटोकाइनेसिस करेंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा, हमको दो सेल देखने को मिलेंगी और दोनों में अपने अपने न्यूक्लियस होंगे और इन्हीं को हम लोग कहेंगे, इनको हम कहेंगे
डाटर सेल, जो कि 2 होंगी और दोनों की दोनों क्या होंगी, 2n होगी। साइटोकाइनेसिस कैसे होगा वो अभी देखेंगे। तो हम जरा इसको रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या हुआ है एम फेज में। सबसे पहले जो हमने बात बताई कि एम फेज को माइटोटिक फेज या इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम नंबर डाटर सेल और पेरेंट सेल में क्या होता है, सेम होता है। दूसरा, इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। इसमें मेजर रीऑर्गेनाइजेशन होता है कंपोनेंट ऑफ सेल का। पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, फिर साइटोकाइनेसिस होगी। कैरियोकाइनेसिस में 4 फेज होंगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और फिर साइटोकाइनेसिस होगी। अगला मैंने क्या बताया, कोई सेल पहले इंटरफेज में होती है और इंटरफेज से वो प्रोफेज में जाती है। तो जब वो इंटरफेज से प्रोफेज में जाती है तो होता क्या है ये देख लो। तो होता ये है कि इंटरफेज में सेल होती है, सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियोलस होते हैं, सेल ऑर्गेनेल होते हैं और उसके अंदर क्रोमैटिन होता है न्यूक्लियस में। लेकिन क्रोमैटिन का कंडेंसेशन स्टार्ट होगा और क्रोमैटिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमोसोम में। लेकिन साथ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगेगी। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस एंड सेल ऑर्गेनेल लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गाल्जी कॉम्प्लेक्स भी क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। समय बीतेगा तो हमको क्या दिखाई पड़ेगा, दिखाई ये पड़ेगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लगभग लगभग समाप्त हो चुकी होगी। हमको क्रोमोसोम दिखाई पड़ेगा, सेंट्रोमियर दिखाई पड़ेगा, क्रोमेटिड दिखाई पड़ेगा। इसको कम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम कहेंगे। एक और होगा जो सेंट्रोसोम है, ये जो सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोसोम है, ये सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम मूव करेंगे, एक एक पोल की तरफ जाएगा, दूसरा दूसरे पोल की तरफ जाएगा। और जब ये पोल की तरफ जा रहे होंगे तो इसमें से स्मॉल माइक्रोट्यूब्यूल निकलेंगे, उसको हम एस्टर कहेंगे टोटल स्ट्रक्चर को। और 2 स्टर और स्पिंडल फाइबर मिल करके बना क्या लेगा, स्पिंडल अपरेटस। ये प्रोफेज है। फिर हम जाएंगे मेटाफेज। जब मेटाफेज में जाएंगे तो 2 काम होगा। एक तो स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे किससे, क्रोमोसोम से। और अटैचमेंट कहाँ होगा, तो कहोगे अटैचमेंट होगा काइनेटोकोर। और कुछ इस प्रकार का अटैचमेंट होगा कि एक क्रोमैटिड एक पोल से और दूसरी क्रोमैटिड दूसरे पोल से। एक और खास बात होगा, जब अटैचमेंट हो जाएगा तो क्रोमोसोम मूव करने लगेंगे और किधर जाने लगेंगे, सेंटर ऑफ सेल की तरफ। फिर क्या होगा, समय यहां देखेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से गायब होगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का पूरी तरीके से गायब होना ही पहचान है कि मेटाफेज शुरू हो गया। क्रोमोसोम का कंडेंसेशन भी यहाँ कंप्लीट होगा। तो मार्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम बढ़िया होगी, नंबर भी देखने को मिलेंगे। इनको हम लोग माइटोटिक क्रोमोसोम कहेंगे और जिसमें 2 क्रोमैटिड हमको देखने को मिलेंगी। फिर क्या होगा, धीरे धीरे क्रोमोसोम मूव करके कहाँ आ जाएंगे, सेंटर पर आ जाएंगे और एक लाइन में हो जाएंगे। कौन सी लाइन, जो इक्वेटर वाली लाइन होगी। और इसको हम कहेंगे मेटाफेजिक प्लेट पर अरेंज हो गए। ठीक है, अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट द इक्वेटर को मेटाफेजिक प्लेट कहेंगे। इस प्रकार से कि एक क्रोमैटिड एक पोल से, दूसरी क्रोमैटिड दूसरे पोल से। फिर क्या होगा, फिर एनाफेज होगा। और एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में 3 घटनाएं होंगी। सबसे पहले साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग होगी सेंट्रोमियर की, उससे सेपरेशन हो जाएगा क्रोमैटिड का। और जैसे ही अलग होंगे हम उनको डाटर क्रोमोसोम कहेंगे और वो मूव करेंगे सेंटर से पोल की तरफ। तो ये देखिए सेंटर से पोल की तरफ जा रहे हैं। इस दौरान सेंट्रोमियर आगे आगे चलेगा और आर्म पीछे पीछे चलेगा। फिर हम आते हैं टीलोफेज। टीलोफेज की खास बात यह है कि डाटर क्रोमोसोम पोल पर पहुंच जाएंगे, वहां डीकंडेंसेशन हो जाएगा, उससे क्रोमैटिन बनेगा। ठीक है, और क्या होगा, रीअपियर होने लगेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो डाटर न्यूक्लियाई बनने लगेगा। टीलोफेज में सारे न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और सेल ऑर्गेनेल क्या हो जाते हैं, रीअपियर हो जाते हैं। एक खास बात और होगी कि जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी हम कहेंगे कि क्या हो गया है, डाटर न्यूक्लियाई बनने लगी हैं। फिर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस से एक सेल से 2 सेल बन जाएंगे और हम कहेंगे डाटर सेल बन गई है। ठीक है बच्चों, तो पहले हम लोग साइटोकाइनेसिस पढ़ लेते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी से एक्सप्लेन करते हैं। तो यहां तक तो बिल्कुल क्लियर हो ही गया है। अब हम लोग साइटोकाइनेसिस पढ़ लेते हैं।
पहला सवाल यह है कि साइटोकाइनेसिस क्या है। तो वास्तव में ये डिवीजन है किसका, साइटोप्लाज्म का। क्या होता है, ये मान लेते हैं कि सेल है, टीलोफेज के बाद तो इस सेल के साइटोप्लाज्म को ऐसे बांट देंगे और दो डाटर सेल हमको मिल जाएंगी और दोनों में अपना अपना न्यूक्लियस होगा। इसमें भी 2n होगा, इसमें भी 2n होगा। तो दोनों डाटर सेल में सेम जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, या सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। लेकिन कैसे होता है, तो अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में क्या होता है, देखो मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर कोई एनिमल सेल है जिसकी साइटोकाइनेसिस होनी है और ये टीलोफेज के बाद दो न्यूक्लियस हैं। तो होता ये है कि इसमें बन जाती है फरो, ये फरो फॉर्मेशन हो गया, ये है फरो, और ये फरो इधर की तरफ डीप होता जाएगा, ये इधर की तरफ डीप होता जाएगा और अंततः क्या होगा, अंततः दोनों सेल अलग हो जाएंगे। तो एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस फरो फॉर्मेशन से होती है, ये क्वेश्चन तो याद रखेंगे। लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में फरो फॉर्मेशन नहीं होता है। क्यों? किसी पर्टिकुलर प्लांट सेल में समस्या ये होती है कि बाहर बाहर पाई जाती है रिजिड सेल वॉल। अब जब रिजिड सेल वॉल पाई जाएगी तो क्या यहाँ फरो फॉर्मेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो कैसे करेंगे, देखो तो होता ये है कि इसमें सेंटर पर बन जाती है सेल प्लेट, यहाँ क्या होता है, यहाँ सेल प्लेट बनती है, कहाँ बनती है, सेंटर पर, और ये ग्रो करती है किधर की तरफ, पेरीफेरी की तरफ। इधर देखिए, ये इधर की तरफ ग्रो करेगी, ये इधर की तरफ ग्रो करेगी। तो थोड़ी देर बाद स्थिति देखो क्या होगी, स्थिति ये होगी थोड़ी देर बाद स्थिति ये होगी कि जो सेल प्लेट सेंटर में बनी थी वो ग्रो करते करते ये इधर टच कर जाएगी, ये इधर टच कर जाएगी और दो प्लांट सेल ये अलग हो जाएगी, ये अलग हो जाएगी। ये सेल प्लेट फॉर्मेशन हुआ है। सेल प्लेट किसको रिप्रेजेंट करता है, तो मिडिल लैमिला को, और इसको प्रिकर्सर ऑफ सेल वॉल भी कहते हैं, ठीक है। तो अंतर समझ लीजिए, यहाँ फरो फॉर्मेशन होता है जबकि यहाँ सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है, ठीक। एक क्वेश्चन और है, जैसे मान लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर ये सेल है, उसमें एक न्यूक्लियस है, इसकी कैरियोकाइनेसिस कर लिए, इसमें हो गए दो न्यूक्लियस, फिर साइटोकाइनेसिस कर लिए। तो जब साइटोकाइनेसिस कर लेंगे, एक सेल अलग एक सेल अलग, तो दो घटनाएं हो रही हैं। एक हो रही है कैरियोकाइनेसिस और एक हो रही है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होता है और फिर से कैरियोकाइनेसिस होगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, नॉट अकर। तो देखो होगा क्या, कैरियोकाइनेसिस के बाद अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होगी तो स्थिति ये होगी कि कैरियोकाइनेसिस तो हो गई, दो न्यूक्लियस बन गई, फिर साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, फिर से कैरियोकाइनेसिस हो गई, तो देखो 4 न्यूक्लियस हो गए। तो देखो क्या बन गया है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बन गई है और इसको कहते हैं
सिंसाइशियल। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड सिंसाइशियल स्टेज कब बनती है? तब जब कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या नहीं होता है? साइटोकाइनेसिस। और इसका एग्जाम्पल दिया है लिक्विड इंडोस्पर्म। लिक्विड इंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। तो कोकोनट का जो लिक्विड एंडोस्पर्म है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड सिंसाइशियल होता है। क्यों? क्योंकि कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या नहीं होता है? साइटोकाइनेसिस। एक हेडिंग और छोटी सी बची है, वो भी देख लेते हैं, फिर लोग एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में पहला सवाल ये है कि व्हाई सेल डिवाइड। सेल क्यों डिवाइड करते हैं? तो देखो, होता क्या है कि जब कभी कोई पर्टिकुलर सेल ग्रो करती है, जब कभी कोई पर्टिकुलर सेल ग्रो करती है तो क्या होता है? तो डिस्टर्ब हो जाता है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, अल्टर हो जाता है। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है, और इस न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करना है अगर, तो सेल क्या कर जाएगी? डिवाइड। तो ये सेल क्यों डिवाइड कर गई? क्योंकि क्या डिस्टर्ब हो गया था? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। तो जब कभी सेल ग्रो करती है तो उसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करने का एक ही तरीका है कि सेल क्या कर जाए? डिवाइड कर जाए। एक क्वेश्चन और देखो क्या है। माइटोसिस किसमें होती है? तो अगर हम एनिमल की बात करें तो जनरली ये डिप्लॉयड सेल में होती है। मतलब 2n की सेल होगी और 2n की डाटर सेल मिलेगी। एक्सेप्शन इसका है। एक्सेप्शन क्या है? इंसेक्ट जैसे कि हनी बी का जो मेल है वो हैप्लॉयड होता है, जबकि जो फीमेल है वो डिप्लॉयड होती है। तो जो हैप्लॉयड है उसमें हैप्लॉयड माइटोसिस होगी, और जो डिप्लॉयड है उसमें डिप्लॉयड माइटोसिस होगी। तो इसमें n सेल होती है, और n वाली डिवाइड करके n की ही सेल बनती है, जबकि इसमें 2n की सेल होती है और डिवाइड करके 2n की सेल बनती है। तो इंसेक्ट हैप्लॉयड भी होते हैं, इंसेक्ट डिप्लॉयड भी होते हैं। जो हैप्लॉयड होते हैं उसमें हैप्लॉयड सेल में माइटोसिस होगी, और जो डिप्लॉयड होते हैं उसमें डिप्लॉयड सेल में माइटोसिस होती है। ठीक, वापस आ जाओ। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में माइटोसिस किसमें किसमें होती है? तो डिप्लॉयड सेल में तो होती ही है, लेकिन हाइप्लॉयड सेल में होती है, और वो भी स्पेशली किसमें होती है? तो याद रखेंगे किसमें? लोअर प्लांट में होती है। जब स्पोर फॉर्मेशन होता है, स्पोर से गैमेटोफाइट, स्पोर क्या होता है? एन, और गैमेटोसाइट भी क्या होता है? एन। तो एन से अगर एन बनाना चाहते हो तो कौन सा करोगे? माइटोसिस। तो स्पोर से गैमेटोफाइट बनाने में लोअर प्लांट में क्या होती है? हैप्लॉयड सेल में माइटोसिस होती है, वरना इन जनरल किसमें होती है? डिप्लॉयड सेल में। और देखते हैं माइटोसिस से क्या फायदा है। तो एक तो माइटोसिस करते हैं ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करने के लिए, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट हो और चाहे एनिमल हो,
ग्रोथ हमेशा किससे होती है, तो आंसर देंगे माइटोसिस से होती है। बस एनिमल की खास बात यह है कि इसमें कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है। क्यों? क्योंकि इसमें पाई जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कहाँ मिलते हैं, रूट के टिप और कहाँ, सूट के टिप, और इसकी जो सेल होती हैं जिसको मेरिस्टेमेटिक सेल कहते हैं, ये कंटिन्यूअस क्या करती हैं, माइटोसिस, और इसी नाते क्या होती रहती है, कंटिन्यूअस ग्रोथ होती रहती है। दूसरा माइटोसिस का फायदा है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट जैसे हम लोगों की ब्लड सेल हमेशा रिप्लेस होती रहती हैं, हमारे जीआईटी की एपिथेलियम की सेल हमेशा रिप्लेस होती रहती है, तो किसी ट्रैक्ट की सेल या एपिडर्मिस की जो सेल है वो रिप्लेस होती हैं। तो कौन कौन सी सेल रिप्लेसमेंट भी होता है, किससे, माइटोसिस, और कहां कहां, ब्लड की सेल, एपिडर्मिस की सेल, और कहां, और गट एपिथेलियम। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट होगा। ठीक है, इसके अलावा सेल रिपेयर, जैसे इंजरी हो गई और सेल को रिप्लेस करना है तो भी, तो रिपेयर में भी काम आएगा, रिप्लेसमेंट में भी काम आएगा, और किस में काम आएगा, ग्रोथ में काम आएगा। ठीक है, इतनी बातें एनसीईआरटी में एम फेज में लिखी है। अब सारी बातें हम लोग एनसीईआरटी से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक बच्चों, एक एक चीज अब हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे। देखो एम फेज में क्या दिया है। पहला सवाल तो यही है कि ये मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल है। क्यों? इसमें होता है मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ सेल। दूसरा, तीसरी खास बात है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट और प्रोजनी में क्या होते हैं, सेम होते हैं, और इसी नाते इसको कहते क्या हैं, इक्वेशनल डिवीजन। कन्वीनियंस के लिए माइटोसिस का जो न्यूक्लियर डिवीजन है, जिसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, उसको 4 स्टेज में बांटा गया है। लेकिन ये बात आप समझो कि डिवीजन प्रोग्रेसिव होता है, तो किसी 2 स्टेज के बीच कोई लाइन ड्रा नहीं होती है। वो 4 फेज कौन सी हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। देखो प्रोफेज में एनसीईआरटी में कोई डायग्राम नहीं बना, केवल लिखा है। प्रोफेज क्या है, तो कहोगे फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस है। किसके बाद होती है, तो कहोगे एस और G2 फेज ऑफ इंटर फेज के बाद होती है। एस और G2 फेज में जो नया डीएनए बना था वो अभी नॉट डिस्टिंक्ट है। मतलब क्या है, अभी वो उलझा हुआ है। लेकिन प्रोफेज की पहचान है क्या, तो अंडरलाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। तो फिर होगा क्या, क्रोमोसोमल मटेरियल अनटेंजल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन। क्रोमोसोम सॉरी जो सेंट्रोमियर डुप्लीकेट हुए थे कब, एस फेज में, वो अब मूव करेंगे किधर की तरफ, अपोजिट पोल ऑफ सेल। तो जब कंप्लीट होगी तो क्या देखने को मिलेगा, तो एक तो ये देखने को मिलेगा क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस होकर के क्या बना लेगा, कंपैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। और इसमें क्या पाई जाएंगी, 2 क्रोमेटिड जो अटैच होंगी किससे, सेंट्रोमियर से। सेंट्रोसोम अंडरगोन डुप्लीकेशन किस दौरान, इंटरफेज। ये मूव करेगा कहाँ, अपोजिट पोल। ईच सेंट्रोसोम निकालेगा क्या, माइक्रोट्यूब्यूल, कहोगे क्या, एस्टर। 2 एस्टर एक साथ जब स्पिंडल फाइबर से जुड़ते हैं तो इसको कहते क्या हैं, तो आंसर क्या देंगे, माइटोटिक
अपरेटस। अब हम लोग मेटाफेज देखते हैं। एक और बात इसमें देखिए, लिखा हुआ है कि सेल एट एंड ऑफ प्रोफेज, जब प्रोफेज का अंत होता है तो, और इसको हम देखते हैं माइक्रोस्कोप में, तो क्या नहीं दिखाई पड़ता है? गाल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप। तो ना तो न्यूक्लियस मिलेगा, ना न्यूक्लियस मिलेगा, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना गाल्जी कॉम्प्लेक्स। फिर हम पहुंचेंगे मेटाफेज में। अब मेटाफेज में देख लेते हैं क्या है। देखो लिखा है कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन, पूरी तरीके से गायब हो जाएगी क्या? न्यूक्लियर एनवेलप। और इसी से पता चलेगा क्या शुरू हो गई है? सेकेंड फेज, और जिस सेकेंड फेज का नाम मेटाफेज। क्रोमोसोम स्प्रेड कर जाएंगे किसमें? साइटोप्लाज्म में, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो समाप्त हो गई है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। और क्रोमोसोम ऑब्जर्व क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। तो हमको क्या दिखाई पड़ जाएगा? मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम मोस्ट इजिली स्टडीड। इस समय मेटाफेजिक क्रोमोसोम की खास बात है कि इसमें दो सिस्टर क्रोमेटिड हैं जो होल्ड टुगेदर हैं किससे? सेंट्रोमियर से। स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर कहाँ पाया जाएगा? सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर। कहते क्या हैं? काइनेटोकोर। और यही वो स्ट्रक्चर है जहाँ अटैचमेंट होता है किसका? स्पिंडल फाइबर का। उसके बाद क्रोमोसोम मूव करेंगे कहाँ? सेंटर ऑफ सेल की तरफ। मेटाफेज की पहचान है कि जो क्रोमोसोम है वो इक्वेटर पर आ जाएंगे। वन क्रोमेटिड ऑफ क्रोमोसोम कनेक्टेड बाय काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम वन पोल, और सिस्टर क्रोमेटिड और उसका काइनेटोकोर ऑफ स्पिंडल फाइबर टू द अपोजिट पोल। प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम को कहते क्या हैं? मेटाफेजिक प्लेट। स्पिंडल फाइबर अटैच होता है कहाँ? काइनेटोकोर पर। और क्रोमोसोम मूव करके कहाँ पहुंचते हैं? इक्वेटर पर, along the metaphysic plate through the spindle fiber। अब आते हैं एनाफेज। एनाफेज की बात करेंगे। ऑनसेट ऑफ एनाफेज, ईच क्रोमोसोम जो कहाँ अरेंज है? मेटाफेजिक प्लेट पर, स्प्लिट साइमल्टेनियसली। साथ में जो दो डाटर क्रोमेटिड है वो अलग हो जाएंगे, और अब इनको कहोगे क्या? डाटर क्रोमोसोम। जो फ्यूचर डाटर न्यूक्लियाई के होंगे, ये बिगिन टू माइग्रेट, किधर माइग्रेट करेंगे? टूवर्ड द अपोजिट पोल। जैसे क्रोमोसोम मूव अवे होंगे कहाँ से? इक्वेटर की प्लेट से। जो सेंट्रोमियर होगा वो डायरेक्टेड होगा किधर की तरफ? पोल की तरफ। और इसी नाते सेंट्रोमियर कैसा होगा? लीडिंग। जबकि जो आर्म होंगे वो क्या होंगे? ट्रेलिंग बिहाइंड। एनाफेज की पहचान, एनाफेज की पहचान है क्या? सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, एक क्वेश्चन। और क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल। टीलोफेज की बात करेंगे। बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, इसी को कहते क्या है? टीलोफेज। क्रोमोसोम पहुंच जाएंगे कहाँ? पोल पर। और क्या कर जाएंगे? डीकंडेंस और लॉस कर देंगे अपनी इंडिविजुअल। इंडिविजुअल क्रोमोसोम बहुत देर दिखाई नहीं पड़ेगा, और जल्दी ही क्या बन जाएगा? क्रोमेटिन मटेरियल, जो कलेक्ट हो जाएगा कहाँ? पोल पर। तो पहचान की अगर हम बात करें, पहचान की बात करें तो क्रोमोसोम क्लस्टर हो जाएंगे अपोजिट स्पिंडल पोर, और आइडेंटिटी क्या कर देंगे? लॉस एज ए डिस्क्रीट एलिमेंट। न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एट क्या? ईच पोल। उससे क्या बन जाएंगे? डाटर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और ईआर क्या हो जाएंगे? रीफॉर्म। साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस
नॉट ओनली द सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, ये सिर्फ सेपरेशन नहीं है डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम का, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस नहीं है, सेल को डिवाइड करना पड़ेगा और क्या बनाना पड़ेगा, दो डॉटर सेल बनाना पड़ेगा। कैसे? सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म और कहोगे क्या, साइटोकाइनेसिस। किसी एनिमल सेल की बात करें तो इसमें अपीयरेंस ऑफ फरो होगा, फरो धीरे धीरे गहरा होगा और अल्टीमेटली ज्वाइन करेगा सेंटर पर और सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा। लेकिन प्लांट में चूंकि क्या होती है, इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल होती है, इस नाते साइटोकाइनेसिस कैसे करना पड़ेगा, डिफरेंट मेथड। और वो डिफरेंट मेथड क्या है, फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल और ग्रो आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल, न्यू सेल वॉल बिगिन विद द सिंपल प्रिकर्सर, और उसको कहेंगे क्या, सेल प्लेट। सेंटर पर बनेगी, पेरिफेरी की तरफ ग्रोथ करेगी, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मिडिल लैमेला। एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस या साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और प्लाज्मिड भी क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट। कुछ ऑर्गेनिज्म में कैरियोकाइनेसिस के बाद नहीं होता है क्या, साइटोकाइनेसिस, तो फिर क्या बनेगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, जिसको सिंसाइसियम कहेंगे, और इसका एग्जाम्पल है लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। अब है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस या इक्वेशनल डिवीजन अक्सर किसमें होता है, डिप्लॉयड सेल में होता है, लेकिन कुछ लोअर प्लांट है और कुछ इंसेक्ट हैं जिसमें हेप्लॉयड सेल में भी माइटोसिस होती है। ये कह रहा है बहुत जरूरी इस बात को समझो कि इसका सिग्निफिकेंस है क्या है, जरा देखो। तो माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल, साथ में क्या होती है, आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट 2n से 2n बनता है। जब कभी ग्रोथ होती है किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तो वो किससे होती है, माइटोसिस। लेकिन जब सेल ग्रो करती है तो डिस्टर्ब हो जाता है रेशियो किसके बीच, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। इसका मतलब अब एसेंशियल हो गया है कि सेल को क्या करिए, डिवाइड करिए। क्यों, रीस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस क्या है, सेल का रिपेयर, और क्या, सेल जैसे अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, सेल ऑफ लाइनिंग ऑफ गट और ब्लड की सेल कॉन्स्टेंटली क्या होती हैं, रिप्लेस होती रहती हैं, किसके द्वारा, माइटोसिस के द्वारा। माइटोटिक डिवीजन किसमें होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, चाहे वो एपिकल मेरिस्टेम हो और चाहे वो लेटरल मेरिस्टेम हो। इससे होता क्या है, कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है किसकी, प्लांट की, थ्रू आउट देयर लाइफ। तो आज हम लोग ने बच्चों माइटोसिस कंप्लीट कर लिया है, अगले लेक्चर में हम आपको मियोसिस कंप्लीट कर देंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय। इसके क्वेश्चन लगा लीजिएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा।